1980 के दशक का जापान एक ऐसा मुल्क था जिसे अमन, कानून और कम जुर्म के लिए जाना जाता था। लोग अपने घरों में महफूज महसूस करते थे, सड़कों पर बेझिझक चलते थे और यहाँ तक कि टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में भी उन्हें डर नहीं लगता था। लेकिन 1984 में एक रहस्यमयी ग्रुप ने इस पुरसुकून फिजा को दहशत और बेचैनी में बदल दिया। ये ग्रुप किसी फिल्मी विलेन की तरह था। इनके पास न कोई चेहरा था, न कोई नाम, न कोई पहचान, और इन्होंने अपना नाम रखा था ऐसा जो खुद में ही एक खौफ था, 21 चेहरों वाला शैतान। अगले 1 साल में इन्होंने जो कुछ किया वो पूरे मुल्क को हिलाकर रख देगा, पुलिस को बेइज्जत कर देगा और एक ऐसा रहस्य छोड़ जाएगा जो आज तक हल नहीं हो सका। सब कुछ बड़ी खामोशी से शुरू हुआ 1984 की बसंती हवा में। ओसाका शहर में एजाकी ग्लीको कंपनी के प्रेसिडेंट कात्सुहिसा एजाकी एक आम दफ्तर से लौटने के बाद घर पहुंचे थे। घर में उनकी माँ और 2 बच्चे पहले से मौजूद थे, लेकिन जब तक वो सुकून से बैठते, 3 नकाबपोश मर्द अचानक घर में घुस आए। उनके पास हथियार थे और हरकतों में पेशेवराना तेजी। उन्होंने एजाकी को बांधा और नंगे पांव एक वैन में घसीटते हुए ले गए। न कोई सबूत छोड़ा, न कोई गवाही, न कोई वजह। एक मशहूर बिजनेसमैन को उसके ही घर से, उसके ही बच्चों के सामने उठा लिया गया था। कुछ ही देर बाद कंपनी को एक फिरौती की कॉल आई। 1 बिलियन येन और 100 किलो सोना चाहिए था। जापान के इतिहास में ये सबसे बड़ी फिरौती की मांग थी। पुलिस हरकत में आई, छानबीन शुरू हुई, हर चश्मदीद से पूछताछ हुई, कंपनी पर दबाव बनाया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही दिन बाद एजाकी खुद ही भाग निकले। वो एक गोडाउन में नंगे पांव, गंदे कपड़ों में, सहमे हुए दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने खुद को आजाद कराया और मदद मांगी। पुलिस हैरान रह गई। न कोई पैसा दिया गया, न ही कोई डील हुई, लेकिन अपहरणकर्ता ने शिकार को छोड़ दिया। या शायद असली खेल अब शुरू होने वाला था। और वहीं से डर का असली सिलसिला शुरू हुआ। एजाकी की रिहाई के कुछ दिन बाद ही ग्लीको कंपनी की गाड़ियों को आग लगा दी गई। लोग सोचने लगे ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन फिर एक ऐसा खत पुलिस और मीडिया को मिला जो सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। उस खत में पुलिस को बेवकूफ कहा गया था, उनके कामों का मजाक उड़ाया गया था और अंत में एक नाम लिखा था जो अब कुख्यात बनने वाला था, 21 चेहरों वाला शैतान। इसके बाद तो जैसे एक तूफान आ गया, एक के बाद एक और भी खत आने लगे, हर बार ज्यादा डरावने। ग्रुप ने कहा कि उन्होंने ग्लीको की कैंडीज में पोटेशियम साइनाइड मिला दिया है। ये एक जहरीला केमिकल है जो इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता है। उन्होंने दावा किया कि जहर मिली चीजें सुपरमार्केट्स में बेचने भेज दी गई है। पूरे मुल्क में अफरातफरी मच गई। माएँ अपने बच्चों के लिए स्नैक्स खरीदना बंद कर चुकी थी। हर कैंडी पैकेट को गौर से देखा जा रहा था। न्यूज़ चैनल्स 24 घंटे इस खबर को चला रहे थे। सुपरमार्केट्स ने ग्लीको की सारी चीजें शेल्फ से हटा दी। कंपनी को कुछ ही दिनों में करोड़ों का नुकसान हुआ। उसकी साख को गहरी चोट पहुंची। एम्प्लॉय भी डर के मारे ऑफिस नहीं आ रहे थे। अब पूरा देश इस अनदेखे, अनजाने शैतान से डरा हुआ था। लेकिन ग्रुप यही नहीं रुका। अब उन्होंने दूसरे बड़े ब्रांड्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, जैसे हाउस फूड्स, मोरिनागा और मरुदाई हैम। वही धमकियां, वही अंदाज, वही फिरौती की मांगे। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बाकी कंपनियों की भी चीजों में जहर मिलाएंगे। हर खत में अजीब भाषा, काली हास्य और पुलिस का मजाक उड़ाया जाता था। ये लोग सिर्फ पैसा नहीं चाहते थे, ये अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पुलिस की नाकामी सबके सामने आए। और ऐसा हो भी रहा था। इनके इरादे सच साबित करने के लिए इन्होंने असली दुकानों में जहरीली चीजें भी रख दीं। एक बार पुलिस को मोरिनागा की कैंडीज मिली, जिनमें वाकई साइनाइड था और पैकेट्स पर वार्निंग लेबल भी चिपका हुआ था। ये चीजें वहां किसी को मारने के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि ये दिखाने के लिए कि वो कर सकते हैं।
कोई मरा नहीं, लेकिन पैगाम साफ था, हम कहीं भी, कभी भी वार कर सकते हैं। पुलिस पर भारी दबाव था। उन्होंने पहले कभी ऐसे जुर्मियों का सामना नहीं किया था। न कोई उंगली के निशान, न चश्मदीद, न सीधी लीड। एक बार सीसीटीवी में एक आदमी नजर आया, जिसने बेसबॉल केप और डार्क चश्मे पहने हुए थे, और वो एक संदिग्ध पैकेज रखता दिखाई दिया। मीडिया ने उसे नाम दिया, फॉक्साइड मैन। उसकी आंखें तीखी और लोमड़ी जैसी थीं। माना गया कि वो ग्रुप का एक अहम सदस्य है, लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस जो भी कदम उठाती, ग्रुप को पहले से पता होता। एक खत में तो उन्होंने लिखा, तुम फिर गलत जगह तलाश रहे थे, तुम मूर्ख हो। वो हर बार एक कदम आगे निकल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई उनका आदमी बैठा है। पूरा जापानी समाज अब टीवी पर देख रहा था कि किस तरह पुलिस बार बार नाकाम हो रही है। लोगों का भरोसा कानून पर डगमगाने लगा था, और उधर वो अपराधी हर दिन और भी बेखौफ हो रहे थे। चेहरा या नाम न होने के बावजूद ये ग्रुप पूरे देश की सनसनी बन गया। हर न्यूज़ बुलेटिन में इनके बारे में खबरें होती थी। बच्चे भी इनके नाम से डरने लगे थे। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस केस को कवर करना शुरू कर दिया था। 21 चेहरों वाला शैतान अब सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक दहशत का नाम बन चुका था। महीनों बीते और ग्रुप का खेल चलता रहा। कभी कभी हफ्तों तक कोई खत नहीं आता, फिर अचानक एक डरावना पैगाम भेज दिया जाता। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अंधी है। उन्हें लोगों के डर से मजा आ रहा था, और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। एक ऐसा वाकया जो अब तक की सबसे ज्यादा दुखद और चौंकाने वाली चीज साबित हुई, क्योंकि अब ये ग्रुप सिर्फ कंपनियों को नहीं, एक पुलिस अफसर को निशाना बनाने वाला था। और जो हुआ, उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 21 चेहरों वाला डर और गहरा होता चला गया। लोग स्नैक्स खरीदने से डरने लगे थे। माँओं ने अपने बच्चों से कह दिया था कि कुछ भी खाने से पहले 2 बार देखो, चखो नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज करोड़ों का नुकसान उठा रही थी, और पुलिस अब भी अंधेरे में हाथ मार रही थी। लेकिन उस रहस्यमयी गिरोह ने मानो इस सब को एक खतरनाक खेल बना लिया था। ऐसा खेल जिसमें वो हर बार जीतते और पुलिस हर बार हारती। वो लगातार नए खत भेजते रहे, नई धमकियां देते रहे, और हर बार बच निकलते। ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस चेस से मजा आ रहा हो, हर दफा पुलिस की पहुंच से एक कदम आगे। फिर एक दिन, इस सारे डर और टेंशन के बीच, उन्होंने एक और खौफनाक मोड़ ले लिया। अब वो सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, बल्कि पुलिस को भी निशाना बनाने लगे। उनके खत और भी डार्क होते चले गए। अब वो पुलिस का मजाक उड़ाने लगे थे। उनके खत में लिखा होता था, तुम हमें पकड़ नहीं सकते, हम हर वक्त तुम्हें देख रहे हैं। अब ये कोई आम जुर्म नहीं था। ये बन चुका था एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक ऐसी जंग जिसमें एक इनविजिबल क्रिमिनल ग्रुप सामने था, और दूसरी तरफ जापान की सबसे ताकतवर पुलिस बेबस खड़ी थी। इस सारे तूफान के बीच एक नाम सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया, सुपरिंटेंडेंट यमामोटो। एक बहुत ही इज्जतदार और मेहनती अफसर, जो दिन रात सिर्फ इसी केस पर लगा हुआ था। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हर लीड नाकाम, हर प्लान बेकार। और उस गिरोह ने अपने हर खत में यमामोटो का खुलेआम मजाक उड़ाया। ये बेइज्जती, ये दबाव दिन ब दिन यमामोटो के दिल और दिमाग पर भारी होता गया। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी पूरे मुल्क की नाकामी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। और फिर अगस्त 1985 की एक सुबह ने सब कुछ बदल दिया। सुपरिंटेंडेंट यमामोटो की जली हुई लाश एक सुनसान पार्किंग लॉट से मिली। उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। पूरी कौम सन्न रह गई। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की हिफाजत में गुजारी, अब खुद को उस जुर्म के बोझ तले मिटा चुका था जो वो रोक नहीं सके। न्यूज़ चैनलों पर उनकी तस्वीरें दिखाई गईं, बैकग्राउंड में उदास संगीत चलता रहा,
पूरे जापान की आंखें नम हो गईं। अब ये केस किसी थ्रिलर कहानी से कहीं आगे जा चुका था। ये बन गया था एक नेशनल ट्रेजेडी। और फिर बस कुछ दिन बाद एक और अजीब मोड़ आया। एक आखिरी खत मिला। हाँ, उसी रहस्यमयी ग्रुप की तरफ से 21 चेहरों वाला मॉन्स्टर। इस बार लहजा बिल्कुल बदल चुका था। ना कोई मजाक, ना कोई धमकी, ना कोई खेल, बस एक सादा सी लाइन। यमामोटो मर गया। वो अच्छा आदमी था। अब हम ये खेल खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। और उसके बाद एकदम खामोशी, जैसे सब कुछ किसी हवा की तरह उड़ गया हो। ना कोई और खत आया, ना कोई धमकी। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस जैसे गायब हो गया, हवा में उड़ गया। पुलिस हैरान रह गई। इतने महीनों की दहशत, अपमान, ह्यूमिलिएशन, और फिर एकदम साइलेंस। कोई वजह नहीं दी गई। क्या यमामोटो की मौत का अफसोस था उन्हें, या फिर ये भी उनके प्लान का हिस्सा था? कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया था। पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया, पुलिस को शर्मिंदा किया, और फिर गायब हो गए। कुछ का मानना था कि ग्रुप के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। शायद कोई मेंबर डिसएग्री कर गया, शायद उन्हें डर लगने लगा। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। और शायद यही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। उसके बाद ना कोई खत, ना कोई जहर वाली मिठाई, ना वो रहस्यमयी फॉक्साइड मैन। सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह खत्म हो गया। पुलिस ने सालों तक केस जारी रखा, लेकिन नतीजा? हर क्लू एक डेड एंड। हर सस्पेक्ट छोड़ा गया। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई पहचान में नहीं आया। ये बन गया जापान के इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड केस। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। आखिर ये थे कौन? उन्होंने ऐसा कैसे किया? कुछ लोग कहते हैं ये अंदर का काम था, किसी फूड इंडस्ट्री के आदमी का। कुछ कहते ये एक्स पुलिस या आर्मी के लोग थे, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और कानून से खेलने वाले। वो हर बार बच जाते, हर बार पुलिस की हरकतें पहले से जान लेते। ये सब सिर्फ तजुर्बे से मुमकिन नहीं लगता था, जैसे उनके पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन हो। सालों बाद कुछ पत्रकार और राइटर्स इस केस को फिर से खोदते रहे। किसी ने कहा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, किसी ने कहा बस एक ग्रुप ऑफ प्रैंकस्टर्स था जो बहुत लकी निकल गया। कुछ ने कॉन्स्पिरेसी थियोरीज तक बना डाली कि इस गिरोह को पॉलिटिकल सपोर्ट था, या वो किसी एंटी कॉर्पोरेट मूवमेंट का हिस्सा थे। लेकिन सब कुछ थियोरीज ही रह गई, सब बेबुनियाद। 21 चेहरों वाला मॉन्स्टर अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ गया था। उन्होंने जो करना चाहा, वो कर दिखाया। पूरे मुल्क को डरा दिया, पुलिस को हरा दिया, और फिर अंधेरे में गुम हो गए। वक्त बीता, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। ये केस जापान की पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। मूवीज, बुक्स, टीवी शोज, सब में इस केस की झलक दिखाई देने लगी। क्रिमिनोलॉजी की क्लासों में ये पढ़ाया जाने लगा। अब ये कोई जुर्म नहीं, बल्कि एक लेजेंड बन चुका था। यहाँ तक कि आज भी जब कोई मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का नाम लेता है, रूह कांप जाती है। खौफ थोड़ा फीका जरूर पड़ा है, लेकिन वो रहस्य आज भी जिंदा है। कैसे कोई ऐसा गिरोह जो किसी को मारे नहीं, फिर भी पूरे देश को साइकोलॉजिकल टेरर में डाल दे? कोई हथियार नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ खत, डर और प्लानिंग। उन्होंने एक नया तरीका दिया, खौफ को हथियार बनाने का। और यही बात इस केस को बाकियों से अलग बनाती है। और लोग आज भी सोचते हैं, क्या मॉन्स्टर विद 21 फेसेस कभी लौटेगा, या वो बस अतीत की एक साया था जो आज भी ये याद दिला देता है कि जब दुश्मन का चेहरा न हो तो डर सबसे ज्यादा होता है। जब मॉन्स्टर विद 21 फेसेस अचानक से गायब हो गया तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी कहानी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। सालों बीत गए, मगर बहुत से लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे। जिन पुलिस अफसरों ने इस केस पर काम किया था, उन्होंने इसे कभी नहीं भुलाया। पत्रकार पुराने दस्तावेजों को खंगालते रहे, नई जानकारियां ढूंढते रहे, और आम लोग, वो अपने अंदाजे लगाते, कहानियां बनाते और आपस में बातें करते रहे। ये मामला एक मिसाल बन गया था
कि जब कोई मुजरिम समझदारी से परछाइयों में छिपा रहता है तो उसे ढूंढ पाना कितना मुश्किल हो जाता है। इस गैंग की सबसे बड़ी ताकत थी डर फैलाना। उन्होंने कभी किसी का सीधे जान नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भरोसे पर हमला किया। उन्होंने लोगों के मन से सुरक्षा का एहसास छीन लिया। उन्होंने कंपनियों पर, पुलिस पर और खाने पीने जैसी आम चीजों पर शक पैदा कर दिया। जब बच्चे मिठाइयाँ खाने से डरने लगे और परिवार हर बाइट से पहले सोचने लगे, तब समझ में आया कि डर कितना ताकतवर हथियार हो सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि इस केस ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया। जुर्म हमेशा खून खराबे से नहीं होता। कई बार जुर्म लोगों के दिमाग पर काबू पाने से होता है। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस इस तरह के जुर्म का उस्ताद था। उसे ना बंदूक चाहिए थी, ना छुरी। उसका हथियार था रहस्य, और उसका मैदान था आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। शायद यही वजह है कि उसे इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता है, जबकि किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। इन सालों में इस बात पर कई थ्योरीज आई कि आखिर ये लोग थे कौन। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी फूड कंपनी के पुराने कर्मचारी थे, जिन्हें मालूम था कि डर कैसे फैलाना है। कुछ का मानना है कि ये कोई राजनीतिक संगठन था जो जापान की अर्थव्यवस्था और सरकार को हिलाना चाहता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब एक ही इंसान का काम था, एक ऐसा जीनियस जिसने सब कुछ बड़ी चालाकी से प्लान किया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस केस ने जापान की पुलिस व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। इसने दिखा दिया कि अगर कोई मुजरिम जमीन से नहीं बल्कि कागज और जहर से हमला करे तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। इस केस के बाद जापान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए। खाने पीने की चीजों पर निगरानी बढ़ी और पुलिस ने नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। एक तरह से देखा जाए तो मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो अपराध से निपटने के तरीकों को दोबारा सोचे। इस पूरी कहानी की एक अजीब बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी इंसान को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने प्रोडक्ट्स में जहर मिलाया, मगर जान लेने का मकसद नहीं था। उन्होंने अगवा किया, मगर किसी की हत्या नहीं की। जैसे उनका मकसद तबाही नहीं, बल्कि लोगों को अपने काबू में लेना था। वो जैसे एक पैगाम देना चाहते थे, हम तुम्हें ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की, और तुम हमें कभी पकड़ नहीं सकोगे। आज भी ये केस जापान में आधिकारिक रूप से खुला हुआ है। कभी कभी कोई नया सुराग सामने आता है या पुरानी फाइल्स को नई टेक्नोलॉजी से जांचा जाता है। पुलिस को अब भी उम्मीद है कि एक दिन कोई गवाह सामने आएगा या किसी पुराने दस्तावेज में ऐसा राज छुपा मिलेगा जो सब कुछ साफ कर देगा। बहुत से लोगों के लिए मॉन्स्टर विद 21 फेसेस आज भी एक डर का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर खतरा किसी चेहरे से नहीं आता। कई बार खतरा एक साया होता है, एक चिट्ठी में छुपा हुआ शब्द, एक फोन कॉल की खामोशी, या बस एक डर जो दिल में घर कर जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा, सुरक्षा और सच्चाई कितनी कीमती चीजें हैं, और ये भी कि चाहे कोई देश कितना भी आधुनिक क्यों न हो, एक छुपा हुआ रहस्य उसे हिलाकर रख सकता है। तो जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं, याद रखिए, सच्चे अपराध की कहानियां सिर्फ हिंसा की नहीं होती। ये कहानियां होती है इंसानी फितरत की, ताकत की और डर की। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस हमें सिखाता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। जो चीजें सुरक्षित लगती हैं, उन्हें भी समझदारी से देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं, और कुछ परछाइयाँ कभी पूरी तरह से मिटती नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप दुनिया भर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हो, तो डिजिटल राजनामा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो आज भी जवाब मांगती है। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक कहानी छुपी होती है।